अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है और चांदी भी तेजी से दौड़ रही है। डॉलर की कमजोरी, सेंट्रल बैंकों की खरीद, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ब्याज दरों को लेकर के अनिश्चितता, इन सब ने मिलकर गोल्ड सिल्वर में बूम बूम मचा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह तेजी टिकाऊ है या ओवरहाइप। इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर तीनों के लिए अलग रणनीति क्या होनी चाहिए। अब एंट्री लें या मुनाफा बचाएं, इस पर बात करेंगे कुंवर जी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा से। मैं हूं कमल शर्मा। रवि जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। रवि जी, फेड की मीटिंग के नतीजों का क्या आज सीधा असर है गोल्ड सिल्वर पर? जब से यहाँ पे जो तेजी आई है, दो से तीन प्रमुख कारण है। एक तो फेड चेयरमैन की मैंने मीन्स की 2007 से लेकर आज तक एक भी स्पीच, एक भी मिनट मिस नहीं की। तो आई थिंक वो सारी स्पीच में लास्ट पहली ऐसी स्पीच थी जिसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल था। लाइक कि जिसमें उन्होंने लिसा कुक है उसके लिए भी उन्होंने बोला, साथ में उन्होंने मीन्स के पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस के लिए बात की। तो बेसिकली पॉलिसी से ज्यादा उसमें ये फैक्टर था। तो इस हिसाब से आगे एक अनसर्टनिटी जब भी फैक्टर आता है तब गोल्ड अच्छा चलता है। सेकंड कि उन्होंने स्पीच में एक नया वर्ड डाला था कि वो मॉडरेटली ऐसा चाहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट है वो बढ़े भी नहीं और गिरे भी नहीं। तो बेसिकली इस हिसाब से उसका जो व्यू था कि डेटा ड्रिवन अप्रोच रखेंगे और वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करना चाहते, वो सारे फैक्टर डॉलर के लिए नेगेटिव थे। और इमिडिएटली जब पॉलिसी आई तब डॉलर इंडेक्स दिन के हाई पे गया। और जैसे स्पीच चालू हुई, स्पीच खत्म हुई, तो मार्केट ने ऐसा डिस्काउंट किया कि अभी वैसे देखे तो फेड चेयर चेंज होने वाला है। शायद एक से मैक्सिमम टू पॉलिसी अभी जो फेड चेयर पॉवेल उसके हाथ में है। तो उसको मार्केट इतना वेट नहीं दे रहा है। मार्केट अभी नए फेड चेयर का नाम, क्योंकि ये जब पॉलिसी चल रही थी तब एक दूसरे भी न्यूज आई थी। बेसेंट ने बोला था कि ये एक वीक में यूएस प्रेसिडेंट नया फेड चेयर का नाम अनाउंस करेंगे। तो मार्केट टोटली उसके ऊपर फोकस हो गया। तो फेड पॉलिसी का कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ है, ना तो कोई ऐसा डायरेक्शन मिला है। और पहले ऐसी पॉलिसी डायरेक्शन लेस थी कि उसमें आपको कुछ डायरेक्शन नहीं मिला। बट जैसे ही फेड चेयर चेंज हो गए, बॉन्ड यील्ड्स गिरावट के साथ ट्रेड करेगी। अभी मार्केट को क्या है, क्योंकि अभी जो सारे पुराने मेंबर्स है, जब तक वो रिप्लेस नहीं होते तब तक नए फेड चेयर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सिस्टम वोटिंग से चलती है। फॉर एग्जाम्पल आज पोवेल को भी इंटरेस्ट रेट कट करना है, तो उसको मैक्सिमम मेजोरिटी चाहिए जो फेड मेंबर से बोर्ड है उसमें, और तो ही वो इंटरेस्ट रेट हाइक या कट कर सकते हैं। तो ये एक क्लियर डिवीजन है। अभी भी 10 लोग इंटरेस्ट रेट ना चेंज करने के फेवर में थे, दो ही लोग कट करने के फेवर में थे। तो आई थिंक अभी 10-2 10-2 था वो रेशो, मिनिमम आपको 6-6 लाना है। तो आई थिंक वो नया फेड चेयर आके कुछ इतना ज्यादा बदलाव नहीं करेगा। धीरे धीरे बोर्ड चेंज होगा, मेंबर चेंज हो गए, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट में शार्प कट होगी। बट एक सेंटिमेंट यहाँ पे ऐसा होगा कि आगे फेड चेयर नए जो आएंगे वो शार्पली इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। और इस हिसाब से बॉन्ड यील्ड रिएक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ डॉलर इंडेक्स रिएक्ट कर रहा है। और साथ में उसकी जो पीयर करेंसीज है वो भी काफी स्ट्रांग है। इमर्जिंग इक्विटीज में काफी बड़ा इनफ्लो इक्विटी मार्केट में जा रहा है। तो आई थिंक इस हिसाब से इंडिया के अलावा जो भी इमर्जिंग मार्केट की करेंसी वो स्ट्रांग हुई है। साथ में जेबीपी एंड यूरो, जो कॉर्पोरेट सीजन चालू हुई है वहां पे रिजल्ट सीजन, उसमें कुछ दम नहीं दिख रहा है। तो यूरो एंड जीबीपी जो स्ट्रांग हुए थे वो भी नीचे आना स्टार्ट हुए। तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स वीक है, और जब तक डॉलर इंडेक्स वीक रहेगा तब तक ये तेजी जारी रहेगी। सेकंड फैक्टर है मार्जिन। मार्जिन एक्शन काफी है। लाइक शंघाई में भी कल से मार्जिन बढ़ रहा है। शंघाई में सिल्वर का 70% मार्जिन होगा, गोल्ड का भी मार्जिन बढ़ रहा है। अभी आज आपने लॉन्ग किया है पोजिशन, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आपका M2M प्लस आए उसमें से आप मार्जिन जो बढ़ा वो पे कर दो। बट अगर आप शॉर्ट है तो एक तो आपको लॉस हो रहा है और एडिशनल आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। तो जब भी मार्जिन एक्शन होते हैं इमीडिएटली दूसरे दिन ट्रेंड है वो शॉर्ट कवरिंग का ही आता है। तो इस हिसाब से ये आज का दिन शॉर्ट कवरिंग का है। और कल ये न्यूज आई तब गोल्ड ने दिन का लो किया था, और वहां से प्राइजेस एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग में थी। तो जब तक खुद कॉमोडिटी ना बताए, मैंने काफी बार बोला कि जब तक खुद गोल्ड एंड सिल्वर ना बताए कि मेरे फंडामेंटल में कुछ चेंज है, तब तक ऐसा कुछ प्रयास ना करे कि कोई नीचे के टारगेट दे। लाइक 2 दिन अगर प्राइसेस नीचे आए तो नीचे 2 लाख के टारगेट स्टार्ट हो जाते हैं सिल्वर में, ऊपर अभी तो 10-10 लाख के टारगेट आ रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे टारगेट में बिलीव ना करे, कोर फंडामेंटल को वॉच करे। फंडामेंटल अभी भी फेवर में है, तेजी के ही फेवर में है, बट
ओवरबॉट कंडीशन में है, तो कुछ गिरावट आए बाद में ही कुछ बाइंग पोजीशन ले। गोल्ड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेफ है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो 0.40 है, जो इतिहास में कभी भी सस्टेन नहीं रहा, बट इस टाइम सस्टेन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब भी रिवर्सल होगा, कंपेरेटिव जी गोल्ड सिल्वर ज्यादा थोड़ा नीचे आएगा, तो गोल्ड में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी। और रवि जी, आपने पूरा एक एनालिसिस दिया कि बाजार में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि बुलियन मार्केट में जिस तरह हम तेजी देख रहे हैं, सिल्वर मतलब पहले पहले 2-5 हजार चलती थी तेजी मंदी, अब वो 12-13 हजार हुई, अब 20-30-30 हजार तक पहुंच गई। ऐसा ही गोल्ड का भी हाल हो रहा है। तो मौजूदा तेजी में सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? डॉलर, ब्याज दर, जियोपॉलिटिकल, या खुद ट्रम्प के बयान? और ट्रम्प सबसे बड़ा रीजन है। बाद में जो भी एक्शंस है वो ट्रम्प के इनडायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेस है, लाइक कि ट्रम्प के हिसाब से ये ट्रेड वॉर छिड़ा है, तो ट्रेड वॉर ये ट्रम्प ने ही लाया है, और इस हिसाब से अनसर्टनिटी खड़ी हुई। अब वेनेजुएला के बाद ईरान वाला इश्यू चल रहा है, वो भी ट्रम्प खुद लेके आए, तो वो भी एक इसका इश्यू खड़ा हुआ। साथ में उन्होंने बोला था कि मैं जापान में करेंसी को सपोर्ट करने के लिए इंटरवीन करूंगा, तो इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स बच जाए, तो वो भी ट्रम्प का ही कमेंट था। तो बेसिकली जो भी सारा मोमेंटम ड्राइव हो रहा है वो वहां से हो रहा है। पहले बिटकॉइन चला था, उसके बाद एक साल से कोई बिटकॉइन को पूछ नहीं रहा। उसके बाद इक्विटीज चले, इमर्जिंग हो या डेवलप हो, तो उसके बाद इक्विटी फ्लैटन हो गए, तो उसके बाद ये है। तो मुझे लग रहा है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी ग्लोबली होता है, और ये एक फंडामेंटल इंटरेस्ट भी होता है। तो आई थिंक ये सारे जो फंड मैनेजर्स है वो अभी स्प्रेड की पोजीशन लेके बैठे हैं, ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो। सब सबको ये बड़ा जो स्प्रेड है, वो कैलेंडर स्प्रेड हो या इंट्रा इंटर दोनों कॉमोडिटी स्प्रेड है, उसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एनुअलाइज बेस पर 30-35% का रिटर्न पोस्ट निकालने के बाद मिल रहा है। तो अभी तो एफडी का रेट देखें, क्योंकि आर्बिट्रेज प्रोडक्ट को एफडी के रेट के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये 8% के सामने वहां पे एनुअलाइज बेस पे 37% रिटर्न मिलता है। तो लोग का पोजिशन पूरा इक्विटीज हो या इसमें से डाइवर्ट होके गोल्ड एंड सिल्वर में आ रहा है। हमारे यहाँ भी देखे तो इतने अकाउंट्स अभी इक्विटी वाले कमोडिटीज में एक्टिव करवा रहे हैं। किसी ने सुना भी नहीं होगा वो कॉपर बाय कर रहा है, फिजिकल कॉपर। मैंने के मेरी लाइफ में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं सुना कि कोई रिटेल ट्रेडर ऐसा बोले कि मुझे डिलीवरी चाहिए कॉपर की, और वो अभी ट्रेंड चल रहा है। तो पूरा एक ट्रेंड भी चल रहा है अक्रॉस द असेट, वो गोल्ड सिल्वर हो या मेटल्स हो। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि लोग का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। सेकंड, डॉलर इंडेक्स का आगे का आउटलुक भी मार्केट को नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि खुद यूएस चाहेगा कि डॉलर वीक रहे तो ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। अदरवाइज यूएस में से एक्सपोर्ट करना उसको मुश्किल है, क्योंकि जो भी वो टैरिफ लगाएंगे, शायद अभी सबको उम्मीद है कि ट्रम्प शायद उसके टैरिफ में नेगोशिएशन करेंगे, डील करेंगे। बट अगर मार्केट को और वर्ल्ड को ऐसा पता चल गया कि अभी वो कुछ नहीं होना है, तो वो जैसे हमने एफटीए साइन की यूरो के साथ की, यूके के साथ की, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड, 15-15 साल से नेगोशिएशन चल रहा है, इतने जल्दी एक ही साल में सब निपट गया क्यों? क्योंकि सब फंसे हुए हैं। तो आई थिंक जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। तो आई थिंक ये एक अनसर्टनिटी वाला फैक्टर है, जिस हिसाब से एज ए पार्ट ऑफ सेफ हेवन अपील यहाँ पे प्राइसेस अपवर्ड चले। और सिल्वर में चाइना ने जो अपना एक्सपोर्ट रोका, वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि चाइना जब तक एक्सपोर्ट ओपन नहीं करेगा पूरी तरह, तब तक ग्लोबल सप्लाई बाधित रहेगी। और ग्लोबल सप्लाई जब तक सॉल्व नहीं होती, आई थिंक यहाँ पे वैसे कॉन्ट्रा व्यू लेना मुश्किल है। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आपको फरवरी में शायद कंसोलिडेशन आएगा, और फेड पॉलिसी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। एंड थोड़ी अनसर्टनिटीज अगर थोड़ी दूर हटती हुई दिखेगी, और हमारे यहाँ भी ड्यूटी के स्पेकुलेशंस भी चल रहे हैं। बजट है हमारा 1 तारीख को, तो शायद पोस्ट बजट आपको थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का एक्सपेक्टेशंस करना चाहे, क्योंकि 70% मार्जिन में नई पोजीशन तो नहीं बन सकती। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये ईज ऑफ होगा। जी रवि जी, जो सोने के अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, क्या उस पर ये वाकई सेफ हेवन है या स्पेकुलेटिव एसेट्स बन गया है? सिल्वर डेफिनेटली लग रहा है, बट जिस हिसाब से सिल्वर चला है, इस हिसाब से गोल्ड वो रेशियो वाइज 0.40 रेशियो हो चुका है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में वैसे भी देखे तो एक सेफ हेवन अपील भी है। साथ में चाइना खुद बाय कर रहा है, वर्ल्ड की सारी सेंट्रल बैंकर जितने भी पैसे है, 35,000 जब गोल्ड था तब से उठा रहे गोल्ड। तो आई थिंक वो तो अच्छे लिवरेज में है, अच्छे आर्बिट्रेज में है, और उसको तो ये लेवल पे भी एवरेजिंग आउट का बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंकर अपना जो गोल्ड है उसको एक्यूमुलेशन करना जारी रखेंगे। साथ में आगे जाके एक और रिस्क इमर्ज होगा, ब्रिक्स नेशन सोच रहे हैं कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाए
कि जो ब्रिक्स करेंसी नहीं बट एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म हो जिसमें कोई एक कॉमन असेट से वो लोग अपना आर्बिट्रेज कर पाए और अपना करेंसी का जो मूवमेंट है वो डॉलर के साइड थोड़ा कम जाने दे। तो आई थिंक अगर ये प्लेटफॉर्म आरबीआई ने प्रपोज किया है, थोड़े टाइम पहले ही मीडिया में न्यूज थी कि आरबीआई ने ब्रिक्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रपोज किया है, तो ऐसा कुछ बनता है तो फिर से एक अनसर्टनिटी वाला इश्यू होगा। और ये अगर आर्बिट्रेज में कोई एक कॉमन करेंसी जिस हिसाब से उसमें जो कंट्री के नाम है रशिया, इंडिया, चाइना, तो सबको डोमिनेंस चाहिए, तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक कॉमन करेंसी चलेगी। इसमें शायद गोल्ड ही आर्बिट्रेज होगा। और इसके पहले एक सेफ हेवन गोल्ड में अभी भी अपील बनी हुई है। और मीन्स के गोल्ड आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है बट बहुत 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 बड़ा करेक्शन वहां पे उम्मीद नहीं है। हाँ, सिल्वर ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि जिस दिन कुछ फेवर में एक भी न्यूज आई तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा ट्रिगर होगा, बट ये आए बाद में डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर ये लेवल से भी 4-5% की वोल्टालिटी आएगी तो भी लॉन्ग पोजीशन वाले को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट वाले को तो रिलीफ मिलेगी। बट शॉर्ट तो नहीं करना है जब तक फंडामेंटल चेंज ना हो। बट वाकई गोल्ड अभी भी सेफ हेवन है, बट सिल्वर में जो सेफ हेवन अपील थी, और मैंने लास्ट ईयर की शुरुआत में बोला था कि सिल्वर नया गोल्ड है और उसको वो सेफ हेवन है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव होता है तो मेटल के साथ चलते हैं, नेगेटिव होता है तो गोल्ड के साथ चलते हैं। तो वो सेफ हेवन थी, बट ये लेवल पे अभी सेफ हेवन नहीं है। रवि जी, अब सवाल ये आता है कि जो छोटे ट्रेडर हैं वो इस बूम में कैसे सुरक्षित रहें। पहले तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, आई थिंक वही ध्यान रखे, एक बाय एक सेल दोनों साइड की पोजीशन होनी चाहिए। उससे अलावा छोटे ट्रेडर अभी रिस्क ना ले। ऑप्शंस भी अवेलेबल है बट ऑप्शन के प्रीमियम ड्यू टू दिस वोलेटिलिटी काफी बढ़ चुके हैं, तो इस हिसाब से वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। क्योंकि जैसे मोमेंट थोड़ा शांत होगा ऑप्शन में प्राइस इतना डिके होगा कि मीन्स के वही लॉस करवाएगा। अभी सिल्वर में मैन कैलेंडर गोल्ड में कैलेंडर स्प्रेड एडवाइजेबल है। सिल्वर में थोड़ा अभी रुके, एक बार ड्यूटी का क्लैरिफिकेशन आ जाने दे 1 तारीख को, और उसके बाद आप वहां भी कर सकते हैं। गोल्ड में भी ये ड्यूटी का क्लैरिफिकेशन आ जाए तो आप बड़े गोल्ड में कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हैं। अभी गोल्ड मिनी में भी अच्छा कैलेंडर स्प्रेड अपॉर्चुनिटीज है, 6,000 के ऊपर का डिफरेंस है। एनुअलाइज बेस पे 35-36% का रिटर्न मिल रहा है। तो जो छोटे ट्रेडर है जो मिनी से कर सकते हो मिनी से करे, बड़े ट्रेडर गोल्ड बड़े से करे। बट वहां पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि एक दिन की मूवमेंट 5-10 हजार के आते वो आपके पूरे महीने की मूवमेंट होगी। बट कुछ तो देखे जा रहा है, 36-37% हिस्टोरिकली कभी भी स्प्रेड रहा नहीं मीन्स के एनुअलाइज बेसिस पे। वो सिर्फ 1,500 पॉइंट का ही स्प्रेड रहा है हाईएस्ट लेवल पे, वो भी 6,200 मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से स्प्रेड ट्रेडिंग एक ही एक ऑप्शन है। जो बड़े ट्रेडर है तो वो कुछ गिरावट में अगर डायरेक्ट फ्यूचर अप्रोच करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो पुट राइट कर ले। 1.5 लाख के 1,70,000 तक के गोल्ड के पुट राइट करे। प्रीमियम हैंडसम प्रीमियम है, काफी अच्छा प्रीमियम है, वो होगा तो डीके होगा। तो या तो आपको वो प्रीमियम का डीके मिल जाएगा अगर एडवर्स हुआ तो, और अगर आपके फेवर में आया और गोल्ड नीचे आ गया तो आपको लोअर एवरेज से बाइंग करने मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1,50,000 का आपने पुट बेचा तो वो पुट बेच के आपको डाउन साइड जो भी मीन्स के 6,000-7,000 पॉइंट की आपकी कॉस्ट कट हो जाएगी। और अगर कुछ नहीं हुआ तो 6-7 हजार आपके घर पे आ जाएंगे। तो बेसिकली ये अप्रोच, दोनों अप्रोच, या तो स्प्रेड ट्रेड करो या ऑप्शन बेच के बाय करो, वो एक एडवाइसेबल। जी, रवि जी, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आइडियल होल्डिंग पीरियड क्या हो। अभी तो मीन्स के जो प्राइस थे उतने मूवमेंट इंट्राडे आ रही, लाइक कि एक बार ऐसा था कि मीन्स के लास्ट ईयर ही कंपेयर करें, एक बार जी 90,000 गोल्ड था, 90,000 सिल्वर था, 1,80,000 का टोटल दोनों का वैल्यू था। इतना इससे बड़ा तो अभी गोल्ड सिल्वर के बिटवीन का डिफरेंस हो चुका है, मीन्स के अभी 2 लाख का डिफरेंस से 2 लाख से ज्यादा का। तो आई थिंक ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्प्रेड अपॉर्चुनिटी ना ले, बट आई थिंक जिस हिसाब से अभी इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है और इतने बड़े रिस्क है, तो आई थिंक जो जिसका आउटलुक रखना है टाइम वाइज वो थोड़ा आउटलुक शॉर्ट टर्म ही रखे। ये बड़े लॉन्ग टर्म या 1 साल 2 साल 3 साल चलने वाली तेजी नहीं है, ये जो भी तेजी आई है वो थोड़ी शॉर्ट लिव है। जैसे ही फेड के नए चेयरमैन का नाम अनाउंसमेंट होगा, जैसे इंटरेस्ट रेट को लेके मार्केट को क्लैरिटी आएगी, यहाँ पे सेल ऑन न्यूज हो जाएगा। जी। और रवि जी, आप गोल्ड सिल्वर के लिए कोई लेवल्स देना चाहेंगे, जबकि 1 तारीख को भारत का बजट पेश होगा। जब से आई थिंक यहाँ पे ड्यूटी हाइक का एक थोड़ा मार्केट फियर सेंस कर रहा है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आई थिंक जो डोमेस्टिक हम प्रीमियम लेके चल रहे हैं वो थोड़ा प्रीमियम कम होगा, और रुपये भी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, उसमें भी जो अगर कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो मेरे हिसाब से ये 2 फैक्टर है आपको बजट के लिए ध्यान रखना है।
क्योंकि बजट में कुछ पॉजिटिव आया, मीन्स के जो गवर्नमेंट ने अगर अपनी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.1 या 4.2 से नीचे रखा, तो भी मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको यहाँ पे मीन्स के प्राइस वाइज नेगेटिव, करेंसी वाइज पॉजिटिव, गोल्ड सिल्वर को प्राइसेस में नीचे आएगा, और अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी में कुछ चेंज नहीं किया, तो भी ये जो ग्लोबल कॉमेक्स या एलएमई से हम जो प्रीमियम चल रहे हैं वो उस हिसाब से भी नीचे आएगा। तो अवॉइड करें। जब क्लैरिटी आ जाए उसके बाद हमारे पास एक साल की विजिबिलिटी होगी, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो भी आपको कल की दिन एंड में जो भी पोजीशन, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी है, वो एक बार बुक करके जाए, बजट का रिस्क ना ले। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मीन्स की गवर्नमेंट ने कुछ गोल्ड के, प्लेटेड गोल्ड के कुछ चीज में प्लेटिनम या दूसरी जो मेटल आ रही थी, डंप हो रही थी इसके नाम पे गोल्ड, तो इस हिसाब से उन्होंने कुछ ड्यूटी में परिवर्तन किया था, और मार्केट को ऐसा लगा कि गोल्ड एंड सिल्वर ड्यूटी हाइक हो गई, और इस हिसाब से काफी बड़ा स्पेक्युलेटिव मूव आया। बाद में पता चला कि ये सही नहीं था, तो वापस प्राइसेस में दूसरा स्पेक्युलेटिव डाउन साइड का मूव आया। तो ऐसे स्पेकुलेशन से ना बचते रहे, और अभी काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है, एंड का मीन्स कि जिसको लॉस है उसको जी भी लॉस अच्छा मिला है। तो एक दो दिन का वेट करें, एक बार बजट की क्लैरिटी आ जाने दे, और कल रात को, क्योंकि मीन्स के वैसे भी सैटरडे संडे यूएस के मार्केट क्लोज रहते हैं, तो कल रात को जो भी पोजीशन है, वैसे भी एक्सपायरी भी है कल, तो वो सारी पोजीशन को, स्प्रेड वाली जो पोजीशन है या ऑप्शन वाली पोजीशन है, दो ही पोजीशन को कैरी करें। फ्यूचर वाली टोटल पोजीशन को आप नील करके जाए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रवि जी? जो भी कमोडिटीज में हमने चर्चा की उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी के अकाउंट में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव ये पोजीशन हो सकती है, और होगी भी। मीन्स के अभी जिस हिसाब से सेंस चल रहा है, सारे क्लाइंट के एक हॉट एंड फेवरेट कमोडिटी अभी गोल्ड सिल्वर बन चुके हैं, तो ये ध्यान रखें। एंड कोई भी पोजीशन अभी ले तो आई थिंक स्टॉप लॉस तो मेरे हिसाब से लगाना उचित ही नहीं है। अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के ही यहाँ पे पोजीशन ले। और शो में बुलाने के लिए खूब खूब धन्यवाद सर। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रवि जी।